कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने। बजट के हर छोटे बड़े पहलू के साथ हम हाजिर हैं अपने इस खास बजट बुलेटिन में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में सभी लोगों को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन जिस बिग और बोल्ड बजट की उम्मीद की जा रही थी, क्या वो पूरी हुई है? इस पर हम खास चर्चा करेंगे इस स्पेशल बजट शो में। आगे आपको सुनाएंगे सरकार के बड़े मंत्री और पॉलिसी मेकर, देश और इंडस्ट्री के मार्केट लीडर क्या कह रहे हैं बजट पर, उन सबकी राय आप सुनेंगे इस खास कार्यक्रम में आगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी बजट हेडलाइंस। बिजनेस सेंटिमेंट सुधारने के लिए वित्त मंत्री का मास्टर स्ट्रोक, गार को 2 साल के लिए टाला। कॉर्पोरेट क्लास को भी बड़ी राहत, अगले 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स 5% होगा कम। लेकिन मिडिल क्लास को मायूसी, इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर मामूली छूट। करोड़पतियों पर सुपर रिच सरचार्ज बढ़ाकर 12% किया। वेल्थ टैक्स खत्म। आम आदमी की जेब पर चली सर्विस टैक्स की कैंची। खाना पीना घूमना फिरना सब हुआ महंगा, लेकिन डिजिटल कैमरा, एलईडी, एलसीडी, ब्रांडेड जूते हुए सस्ते। बजट के बाहर भी आम आदमी पर महंगाई का एक और पंच। डीजल और पेट्रोल हुए 3 रुपए से ज्यादा महंगे। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार जो हम लोगों ने बजट में पेश किया है वो 3rd जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बजट को बताया ऐतिहासिक। सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा बजट 10% तक बढ़ा सकता है ग्रोथ। The budget leans heavily in favor of the corporate sector and the class that pays income tax. बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। जेटली के बजट को विपक्ष ने बताया कॉर्पोरेट का बजट, कहा आम आदमी का बजट में नहीं रखा गया ख्याल। बजट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, देखो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। देयर इज अ क्लियर फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंडस्ट्री को भाया जेटली का बजट, कहा रोजगार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है बजट। इंफ्रा पर जोर पर भी जताई खुशी। इधर जेटली की पहेली को समझने में लगा रहा बाजार। गोते लगाने के बाद आखिर में संभला। अब नजर आरबीआई गवर्नर अर्जुन पर। और काला धन रखने वालों की अब खैर नहीं, आएगा नया कानून। 300% जुर्माना और 10 साल की सजा का होगा बंदोबस्त। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में इरादे तो बड़े बड़े जताए हैं, लेकिन कड़े कदमों के मामले में थोड़ा मायूस किया है। बजट में आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक सबको खुश करने की कोशिश दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी भरकम निवेश का ऐलान किया गया है। सोशल सेक्टर के लिए निवेश भी बढ़ता हुआ दिख रहा है।
साथ ही लगता है कि ग्रोथ के लिए फिस्कल डेफिसिट से समझौता करने को वो तैयार है। अगले वित्त वर्ष के लिए 3.9% वित्तीय घाटे का लक्ष्य यही दर्शाता है। कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में 5% की राहत दी गई है, लेकिन वो 4 साल में मिलेगी। आम टैक्स पेयर्स खुश नहीं हुआ है। सरकार के पास सब्सिडी रिफॉर्म का बड़ा मौका था, लेकिन वो भी यही चूकती नजर आई है। और इंडस्ट्री के खराब सेंटिमेंट को सुधारना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी। वित्त मंत्री ने इस बजट में ये काम बखूबी किया है। कॉर्पोरेट टैक्स को 5% कम करके उन्होंने जहां घरेलू सेंटिमेंट सुधारने की कोशिश की, वहीं गार जैसे विवादित मुद्दों पर फुल स्टॉप लगाकर उन्होंने विदेशी निवेशकों का दिल जीतने की कोशिश भी की है। I therefore propose to reduce the rate of corporate tax for 30% to 25% over the next 4 years. This will lead to higher level of investment, higher level of growth, and more jobs. Implementation of general anti-avoidance rule has been a matter of public debate. The investment sentiment in the country has now turned positive, and we need to accelerate this momentum. There are also certain contentious issues relating to GAR which we need to resolve. It has therefore been decided to defer the applicability of GAR by 2 years. Further, it has also been decided when implemented that GAR would apply prospectively to investments made on or after 1/4/2017. वित्त मंत्री को अच्छे से पता है कि इकोनॉमी की आखिरी दिक्कत क्या है, इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने वाले कई बड़े ऐलान किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70,000 करोड़ का आवंटन किया गया। जीएसटी और वित्तीय घाटे पर भी उन्होंने साफ रोडमैप पेश किया है। Public investment, I have therefore increased outlays on both roads and gross budgetary support to the railways by 14,031 and rupees 10,050 crores respectively. The capex of public sector units is expected to be 3,17,889 crores, an increase of approximately 80,844 crores over last year. PPP model of infrastructure development has to be revisited and revitalized. GST and what the economic survey has called the JMAM Trinity, Janadhan Aadhaar Mobile, to implement the direct transfer of benefits. GST will put in place a state-of-art indirect tax system by 1st April 2016. The JAM Trinity will allow us to transfer benefits in a leakage-proof, well-targeted, cashless manner. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने सब तबकों के लिए एक बजट पेश किया है, जिससे भारत की इकोनॉमी भी सुधरेगी। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं मेरे मित्र और साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इस बजट को तीसरी पीढ़ी के रिफॉर्म वाला बजट बताया है। CNBC आवाज के मार्केट एडिटर प्रदीप पंड्या से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बजट के बाद इस पर चर्चा करने के लिए। जयंत जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बजट काफी अच्छा और एक विजनरी बजट माना जा रहा है, लेकिन एक ड्रीम बजट होने की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो कहूंगा कि आप इसे चाहे आप ड्रीम बजट कहें या आप इसको एक अच्छा बजट कहें, मैं तो इसको एक ऐतिहासिक
बजट कहूंगा। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास में जाए, खासकर आर्थिक जो हमारा इतिहास है, तो आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो बजट था 1991 का, वो एक ऐतिहासिक बजट था और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं वो इस बजट से आरंभ हुए थे। फिर जो दूसरा जो आदमी कहेगा कि ऐतिहासिक बजट था, वो शायद 2000-2001 का जो बजट था जो एनडीए सरकार ने पेश किया, और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं वो इस बजट से आरंभ हुए। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार जो हम लोगों ने बजट में पेश किया है वो थर्ड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स हैं, और क्योंकि इस बजट के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान को, भारत को हम लोग एक मॉडर्न 21st सेंचुरी इकोनॉमी बना दें, और जो हमारा टैक्स रेजीम है, जो हमारा रेगुलेटरी रेजीम है, और जो हमारा गवर्नेंस है यानी हमारा शासन है, वो दुनिया में किसी देश से कम ना हो। और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि इस बजट के माध्यम से हम लोगों ने ये पूरी तरीके से इस मंजिल को हम लोगों ने हासिल कर लिया है। चूंकि निवेश बढ़ाने पे काफी हद तक फोकस था, और जैसे कि वित्त मंत्री जी ने कहा भी लोकसभा में कि वो फिलहाल बजट घाटे पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर कर रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ ये एस्टिमेट जो निकल कर आया है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह स्पष्ट है कि कहां से रिसोर्सेज आएंगे? क्योंकि काफी संकेत दिए गए हैं, लेकिन डिटेल्स अगर आप बताएं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी बजट में हमें बैलेंस करना पड़ता है। एक तरफ खर्चे होते हैं, और जहां हम लोग खासकर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट में डालें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में डालें, तो वो खर्चे जो हैं होते हैं वो जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसको बढ़ाती देती है, उसको गति देती है और आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाती है। तो एक तरफ ये खर्चे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है। दूसरी तरफ जो होता है, हमें इस घाटे को भी हम लोगों को किसी तरीके से संभालना पड़ता है। आज के समय अगर आप देखें तो हमें इनको बैलेंस करना था, और जो हमारी कोशिश थी वो ये थी कि हम लोग जो आर्थिक व्यवस्था है उसको एक तरफ से थोड़ा सा झटका दें, उसको आगे बढ़ाएं, और दूसरी तरफ से जो हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन है, जो सरकार का जो घाटा है, उसको भी हम लोग एक जिम्मेवार तरीके से हम लोग उसको नीचे 3% पे ले आए। और खास बजट बुलेटिन में हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप जानना चाहेंगे कि बजट के बाद आपकी जेब भरी है या उस पर कैची चली है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बार जो पूरा फॉर्मेट हो गया है वो काफी कुछ चेंज हुआ है, और ये बजट काफी हद तक वर्क इन प्रोग्रेस है। और सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की खास बातचीत, ये भी देखिए ब्रेक के बाद। अगर टैक्स पेयर्स की बात करें तो ये बजट उनके लिए मिला जुला सा रहा, जहां ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है और हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम में पैसा डालना ज्यादा लाभदायक हुआ है। वहीं पर सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से जेब को धक्का जरूर पहुंचेगा। तो क्या मिला आम टैक्स पेयर को, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। बड़ी बचत की उम्मीद कर रहे मिडिल क्लास को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निराश कर दिया है। उम्मीद थी कि बेसिक टैक्स स्लैब बढ़ाया जाएगा और होम लोन के ब्याज पर ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कई ऐसे मदों पर छूट दी गई है कि जेब में कोई बचत नहीं होगी। सैलरीड क्लास के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जरूर 800 रुपए महीने से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इन दोनों का पूरा फायदा उठाने पर 5 लाख रुपए सालाना इनकम वाले व्यक्ति की बचत होगी 2019 रुपए। वित्त मंत्री ये दावा जरूर कर रहे हैं कि सैलरीड क्लास को 4,44,200 रुपए पर टैक्स छूट मिल रही है,
लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें नई छूट महज 19,600 रुपए की है। एग्जेम्पशन लिमिट के 2.5 लाख रुपए, ATC के तहत निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए की छूट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के एवज में 25,000 की छूट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 19,200 की छूट मिलाकर कुल टैक्स छूट होती है 4,44,200 रुपए। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पेंशन फंड पर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा भी की। लेकिन कुल मिलाकर इस बजट में ऐसे ऐलान नहीं हुए जिससे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के होठों पर मुस्कान आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन जैसा कि तमन्ना ने भी जिक्र किया, सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से आपकी जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अब घूमना फिरना, खाना पीना सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन सभी तरह की सर्विसेज पर अब टैक्स जो है वो 12.5% से बढ़कर 14% हो गया है। To facilitate smooth transition of levy of tax on services by both center and states, it is proposed to increase the present rate of service tax plus education cess from 12.36 to a consolidated rate of 14%. अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए मिडिल क्लास को आज वित्त मंत्री ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कहा आम आदमी ये मानकर बैठा था कि उसे इस बार इनकम टैक्स में कुछ रियायतें मिलेंगी, उसकी थोड़ी सेविंग होगी, लेकिन ये तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया, उल्टा सर्विस टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी सर्विस के लिए अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। मसलन अब बाहर जाकर खाना खाना, फिल्में देखना, मोबाइल पर बात करना, ब्यूटी पार्लर जाकर सजना संवरना सब महंगा हो जाएगा। रेडियो टैक्सी, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, डॉक्टर वकील की फीस बजट के बाद सब कुछ बढ़ने वाला है। घर खरीदने के सपने पर भी हथौड़ा चला है। जिम जाना, ट्रैवलिंग करना, होटल में ठहरना, यहाँ तक कि दवाइयाँ खरीदने के लिए भी अब आपको ज्यादा खर्चा करना होगा। इसी तरह टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल खरीदना भी अब भारी पड़ने वाला है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट, पान मसाला भी महंगे हो जाएंगे। हालांकि बजट में ब्रांडेड जूते सस्ते हो गए हैं। वित्त मंत्री ने 1,000 से ज्यादा के जूतों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। ड्यूटी कम होने से LED टीवी, LCD टीवी भी सस्ते होंगे। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने कई सारी चीजें महंगी कर आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और बजट में आम आदमी पर डाले हुए इसी बोझ ने विपक्ष को मौका दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि ये बजट कॉर्पोरेट्स के लिए बना हुआ है और आम आदमी को इसमें नजरअंदाज किया गया है। The budget leans heavily in favor of the corporate sector and the class that pays income tax. Very, very large number of people in this country, close to over 100 crore people, do not fall under the corporate sector and do not pay income tax. A budget must acknowledge them, acknowledge their concerns, and attempt to deal with the concerns. मैं मानता हूं कि काले धन पे तो ये फिर लोगों का ध्यान बांटने के लिए कोई नया कानून लाएंगे। सिर्फ यानी कह रहे हैं लुक ईस्ट, तो वो अभी तक तो इसमें कोई दम निकली नहीं और देश कैसे बन जाएगा। इस बजट में खास करके एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सी बातें कही गई है, लेकिन वो पहले भी कही जाती थी। असली ये है ना कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से इरिगेशन वाला, उसमें बजट एलोकेशन कितना है? ये जो पूरा जो बजट है तो घूम फिर कर तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। आम जनता के हित में ये बजट हमें कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। विपक्ष को ये बजट पसंद नहीं आया। हालांकि मोदी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये बजट गरीबों का, आम आदमी का और खासतौर पे किसानों का बजट है। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीबों की चिंता करता है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो किसान हैं और देश के विकास, इन तीनों का रोड मैप इसमें है। आपने सही बात की सोशल सिक्योरिटी की। अगर आप 12 रुपये हर साल देके 2 लाख रुपये का आपको एक्सीडेंट कवर मिलता है तो एक क्रांतिकारी बात है। अगर 330 रुपये जमा कर करके
आपको नेचुरल डेथ में भी 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है इंश्योरेंस में, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे लगता है ये इससे ज्यादा क्रांतिकारी बजट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो इस बजट ने अपनी धाक जमा कर ली। पिछले 9 महीने में जो 9 साल से लोग महंगाई से पीड़ित थे, 9 महीने में उनको राहत दी। पहली दफा राज्यों को एक ही किस्त में एक ही साल में पिछले साल से 2.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहे, ये आज तक कभी नहीं हुआ और इसलिए एकदम राज्यों की स्थिति सुधर जाएगी। सिंचाई के लिए कभी बॉन्ड की बात नहीं हुई थी, सिंचाई के लिए निवेश सारे दुनिया से लाएंगे और उससे रोजगार तैयार होता है, किसान की खुशहाली होती है। सभी लोगों को घर मिलने का 2022 तक का रोडमैप भी उन्होंने बताया। मैं समझता हूं पहला बजट मैंने इतने वर्षों में देखा है जो वास्तव में देश के 125 करोड़ लोगों के जीवन को डायरेक्ट छूता है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो हमारे जो मेजर्स हैं, एक सोशल सिक्योरिटी नेट पूरे देश में फैलाने का। दिस वाज अ पेंशनलेस सोसाइटी, इसमें व्यक्ति को पता नहीं रहता था कि अपने बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग, उद्योगपति से लेके गरीब से गरीब आदमी, सबको भविष्य की चिंता रहती थी। इस बजट में हमने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी से एक मैसेज दिया है कि भारत अपने भविष्य की चिंता आज से करेगा। और सुप्रीम कोर्ट वकील हरीश साल्वे को ये बजट कैसा लगा, उनसे बात की सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने। आइए सुनते हैं। साल्वे साहब, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही है कि वो वकालत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज इन्होंने सियासत बड़ी अच्छी की है, क्योंकि ये बजट जो है बेसिकली पॉलिटिकल बजट है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्टैंडर्ड एपिथेट्स हो गए हैं, ये इससे थोड़ा हट के देखना चाहिए। इस बार जो पूरा फॉर्मेट हो गया है वो काफी कुछ चेंज हुआ है और ये बजट काफी हद तक वर्क इन प्रोग्रेस है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें साल का, वो बहुत पहले के इकोनॉमिक सर्वे से बड़े हट के बना है इस बार, और सरकार की काफी जो आने वाली नीतियां हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में है। उसमें सबसे बड़ा रिकॉग्निशन ये है कि शॉर्ट टर्म में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का ड्राइवर नहीं बन पाएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिस्कल स्पेस बहुत टाइट थी। सबसे बड़ी जो रिलीफ दी है उन्होंने टैक्स पेयर को कि रेट बढ़ाई नहीं है। रेट ना बढ़ाना इतने टाइट फिस्कल स्पेस में और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ बनाना, ये ही बड़ा एक बहुत स्किलफुल काम है। तो ये इस किस्म के जो एपिथेट्स हैं ये समझ में नहीं आते। अच्छा, दूसरा जो फोकस है इसका पॉपुलिज्म से अलग हट के है। अब देखिए, एक सिंबॉलिक चीज है, वेल्थ टैक्स हटा दिया इन्होंने और एक सरचार्ज लगा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब लोग तो कहेंगे कि अमीरों को फायदा किया है, वो जिस किस्म का वो जो अपना क्रिटिसिज्म होता है, पर ये दिख रहा है कि ये पॉपुलिज्म से हट रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। पहले तो उनको एग्जेम्पशंस दो, फिर उन पे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाओ, उससे जो डिस्टॉर्शंस हो रहा था उससे तो बेहतर ये है कि एक तो 25% कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट लगाया है, इंडिया को टैक्स हेवन बना दिया है सबको, यही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा। बाहर के देशों में 35%, 40%, 50% टैक्स, उससे तो आप मेक इन इंडिया है, आप इंडिया में आके बनाइए और जो प्रॉफिट है उस पर 25% टैक्स दीजिए, तो इसी में बहुत सेविंग हो जाएगी लोगों की और ट्रांसपेरेंट रेजिम हो जाएगा। ये एग्जेम्पशन बाजी हट जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डिस्क्रेशन का एरिया है हर चीज में डिसअलाउ करना और झगड़ा करना, वो हट जाएगा। सीधा जो इनकम है उस पर 25% टैक्स दो, खत्म करो। तो ये सब जो शिफ्ट्स आए हैं ये पॉपुलिज्म से हट के आए हैं। दूसरा, एक सोशल डोल्स के बदले सोशल सिक्योरिटी की तरफ जो शिफ्ट आ रहा है, स्मॉल मेजर में आया है, ये बहुत सिग्निफिकेंट मुझे लगता है। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, बाकी सब देशों में है। अपने देश में भी जब इकोनॉमी थोड़ी रेजिलिएंट हो जाएगी तो एक कंपलसरी पेंशन प्लान भी लग जाएगा, जैसे कुछ देशों में लगता है कि हर इंसान की फोर्स्ड सेविंग हो जाएगी। तो ये तो बातचीत के कुछ अंश थे। ये पूरा इंटरव्यू हरीश साल्वे के साथ आप देख सकते हैं कल दोपहर 12:30 बजे।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा करेंगे DIPP सेक्रेटरी अमिताभ कांत से। और इंडस्ट्री के महारथियों को कैसा लगा मोदी सरकार का बजट, ये भी सुनिए इस ब्रेक के बाद। और हमारे इस खास बजट कार्यक्रम में अब जुड़े हैं DIPP सेक्रेटरी अमिताभ कांत। कांत साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर इस खास दिन पर। आपकी नजर में ये बजट कैसा रहा? क्या सारी जो उम्मीदें उन पर खरी उतरती नजर आ रही है? देखिए, ये जो बजट है इसमें जो मेन थ्रस्ट है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रोथ को कैसे एक मोमेंटम दिया जाए, और इसीलिए इसने दो चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, और मेरे ख्याल से इकोनॉमी को पुश देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जरूरी है। तो इसीलिए 70,000 करोड़ के आउटले की बात की गई। एक नया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड की बात की गई। ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स को कहा गया जो हाईवे और रेलवेज के लिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा जो हमारा उनका फिस्कल रोड मैप है 3.9% से 3% तक का, उसमें उन्होंने कहा वो फिस्कल स्पेस रखी है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। तो मेरे विचार से सबसे ज्यादा जो उन्होंने फोकस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दे, उसको मोमेंटम दे, उसको ग्रोथ चार्ट पर लाए, और ये बहुत जरूरी है इस समय। और उन्होंने बात की कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर तो होगा, पर PPP को रिवाइव करना बहुत जरूरी है भारत में। ये सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट से नहीं आ सकता, तो इसीलिए ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आगे चल के। जी कांत साहब, आपको लगता है कि इस बजट से देश में रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? देखिए, मेरे विचार से सबसे ज्यादा जॉब्स जो क्रिएट होंगे वो ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में होंगे, और उसमें जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बड़े जोरों का उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। आप एक डायरेक्ट जॉब से करीब 6 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती हैं टूरिज्म में, और इसलिए जो ये 150 देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया है, इससे इनवर्ड टूरिज्म को बड़ा जोरों का ग्रोथ मिलेगा। इसको लोगों ने ठीक से समझा नहीं है, पर इसमें बड़े जोरों का पुश मिलेगा। और ट्रैवल और टूरिज्म हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि करीब 93% लोग तो बाई एयर आते हैं हिंदुस्तान में, तो अगर वीजा ऑन अराइवल अगर आ गया और 150 देशों से आ गया, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में बड़े जोरों का ग्रोथ होने वाला है। और इस सेक्टर में आप देखिएगा बड़े जोरों की जॉब क्रिएशन होगी। दूसरे मेरे विचार से ये आपका लेदर सेक्टर के लिए जो उन्होंने बेनिफिट दिया है, लेदर सेक्टर बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वहां जॉब्स क्रिएट होंगी। बिल्कुल कांत साहब, और जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जॉब्स क्रिएट होंगी उस बड़े पुश से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अमिताभ कांत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे पुश की बात कर रहे थे। 70,000 करोड़ रुपए उसके लिए आउटले किए गए हैं, और कॉर्पोरेट्स के मुताबिक भी ये बजट में सबसे अच्छी बात है। आइए सुनते हैं कि कॉर्पोरेट दिग्गज क्या कहते हैं इस बजट के बारे में। मेरे हिसाब से ये बजट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। दूसरा बड़ा बूस्ट दिया है फाइनेंशियल सेक्टर को, यानी इन्वेस्टर्स जो अपनी पूंजी गोल्ड या रियल एस्टेट में रखते थे, अभी मूव होगा इनटू द फाइनेंशियल सेविंग्स एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। देयरफॉर दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू बैंक्स, सिक्योरिटीज फर्म्स, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस। द इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट जो हुई है 3.9% नेक्स्ट ईयर from expected 3.6, uske samne he has given lot more money to the states. So at the end of the day, while this will have some pressure on not letting interest rates go down too much, it is a balance which he has struck.
There is a clear focus on infrastructure. There is a clear acceptance of the fact that the immediate push needs to be given by public investment, which I think is a very practical point. And then there is directional clarity about how to push infrastructure through various sectors, whether it's ports, roads, the whole redoing of the public-private architecture and so on. 500 करोड़ के ऊपर जिनका कारोबार है उनके लिए ये लागू है, क्योंकि इसका कोई गैर फायदा भी ले सकते थे, इसलिए जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें ही ये फायदा दिया गया है। तो इसके लिए इसका फायदा रिकवरी के लिए अच्छा हो सकता है और एनबीएफसीज के लिए ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। बैंक्स, सारी बैंकों को ये सारफेसी एक्ट लागू है, अभी हमें ही ये सुविधा मिली है, तो इससे डेट्स यानी हमारा जो कर्जा है वो रिकवर करने में काफी कुछ मदद कर सकती है। दिग्गज निवेशक और एनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली का मानना है कि इस बजट में हर उस बात का ख्याल रखा गया है जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तकलीफ ये थी कि हमारे पास इंफ्रा एक्सपेंडिचर की बहुत कमी थी, उसको बूस्ट कैसे दिया जाए, इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी थी जनरली, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे किया जाए, टैक्सेशन को लेके इसमें बहुत सारी बातें की गई है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बातें की है। और मुख्य बात यह है कि ये सब करते हुए किस तरह एक आम नागरिक के जीवन की सारी रक्षा हो सके, कैसे वो बढ़ सके, तो एक बहुत जबरदस्त संतुलन इसके अंदर एक मैं देख रहा हूं। और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाने की बात की गई है वो एक इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में इतना आज नहीं देखा जा सकता अधिकांश लोगों के द्वारा, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे एक बहुत बड़ा फर्क होने वाला है। और एचसीसी के सीएमडी अजीत गुलाबचंद ने इस बजट को बेहद बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बताया है। ऐसी कोई एक चीज नहीं है उसमें जिससे वो सब लोग उसका नारा करेंगे बड़ा ग्रेट बजट है, मगर फिर भी हर एक एरिया में आप फिस्कल डिसिप्लिन देखो, उसमें भी उन्होंने अपनी फिस्कल डिसिप्लिन को रखे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, काफी बढ़ा दिया है। उसके बाद उन्होंने उसके फाइनेंसिंग के लिए भी बॉन्ड मार्केट शुरू करने का ये ऐलान किया है। उन्होंने और चीजें ऐसी करी है बजट में जिससे टैक्स कम किया है, यानी अपने यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कुछ 46% है, अपना रेगुलर कॉर्पोरेट टैक्स, उसके ऊपर सरचार्जेस, सेस, सीडीआर का टैक्स और ऊपर से वो डिविडेंड टैक्स, ऐसे करके 46, उसको कम करने के लिए पहले कुछ कदम उठाए और उसका एक टाइम टेबल दिया है। तो इस तरीके एक सेंसिबल सस्टेनेबल पॉलिसी का बजट है। फिक्की की पूर्व अध्यक्ष नैना लाल किदवई का कहना है कि सरकार को अब अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहना होगा और जो बचत होगी उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर उससे करना होगा। फिस्कल डिफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। 3.9% पे जो जा रहे हैं, कमिटमेंट तो किया है जरूर फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो 1.25 लाख करोड़ ज़्यादा इससे मिलेगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आप रेशियो हमारे स्पेंड के देखें तो 80% करंट में जाता है और 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ऐसा बजट है जो कि इंडस्ट्री और बिजनेस चाहते हैं, बिकॉज इसमें आगे का रोड मैप है, सर्टेनिटी है, कोई सरप्राइजेज नहीं होंगी, जो चीज़ आएगी वो प्रोस्पेक्टिवली आएगी। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से सब बिजनेस पसंद करेंगी। और जिस दिशाओं में चलने लगी है गवर्नमेंट और जिस प्रकार से चल रही है वो मेरे ख्याल से बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। इन्वेस्टमेंट के प्रति वो बढ़ाया है वित्त मंत्री ने, और यदि इन्वेस्टमेंट होगी तो अपने आप जॉब्स क्रिएट होंगे। उन्होंने ये कहा है कि रोड्स पे हम बहुत फोकस करेंगे, पोर्ट्स पे फोकस करेंगे, तो ये दोनों जॉब जेनरेटिव सेक्टर्स हैं, खास करके रोड्स। तो और यदि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आप जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली देखेंगे। बजाज ग्रुप के राहुल बजाज ने जो काले धन पर कड़ाई दिखाई है सरकार ने, उसका स्वागत किया है। तो कहने के लिए जिससे मुझे कम से कम खुशी बहुत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा।
इज द न्यू बिल जो इसी सेशन में वो लाने वाले हैं अगेंस्ट ब्लैक मनी जनरेटर, ब्लैक मनी होल्डर्स एंड स्पेशली दोज विच हैव ब्लैक मनी अब्रॉड और एनी इलीगल एसेट्स अब्रॉड, उनको अब कन्विक्शन होने पर, बिकॉज वी डोंट वांट ऑनेस्ट टैक्स पेयर टू सफर। और बाजार की नजर में कैसा रहा ये बजट, सुनाएंगे आपको बाजार के दिग्गजों की राय ब्रेक के बाद। और बजट के बाद बताएंगे क्या कहती है जनता, कितने नंबर दी जनता ने वित्त मंत्री के बजट को। देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। बजट के दिन शेयर बाजार में भी तेज उतार चढ़ाव दिखाई दिया। एक समय सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया था, लेकिन 2 बजे के बाद बाजार में स्मार्ट रिकवरी दिखाई दी। सेंसेक्स निचले स्तरों से 480 पॉइंट तक रिकवर कर गया। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 141 अंक और निफ्टी 57 अंक चढ़कर बंद हुए। एफडीआई और पीएफआई का अंतर खत्म करने के ऐलान से खासकर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में जमकर खरीदारी दिखाई दी। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली का दबाव दिखाई दिया। खासकर सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आईटीसी के शेयर की जमकर पिटाई हुई। और बीएससी के मेंबर रमेश दवानी का मानना है कि सरकार का विनिवेश का रोड मैप काफी मजबूत है। ऐसे में सरकार के लिए विनिवेश का लक्ष्य हासिल करना काफी आसान लग रहा है। I think it'll happen very easily because Hindustan Zinc is slated to happen this year. That will only take a big chunk of the receipts possible. और जो दूसरे issues है, I think they will now face well because a lot of the PSUs like oil PSUs, for example, a lot of the other PSUs are going to see a lot of investor interest because they are going to lead the capex cycle in the next few years. So I think this target will be met and met quite easily. मार्केट के दिग्गजों का कहना है कि बजट काफी संतुलित और दिशा देने वाला है। उनके मुताबिक गार का टलना सेंटिमेंट सुधारने वाला कदम है। प्राइवेट इक्विटी के नजरिए से देखूं तो जो चीज हमें बॉदर करते थे, जैसे गार आ सकता है हमारे ऊपर, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टैक्स लग सकता है, जो हमारा जो इंटरफेस है भारत सरकार के साथ, जहाँ की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, हमारे जो इन्वेस्टी कंपनीज हैं, अगर वो कम होते जा रहा हुआ दिख रहा है हमें। एक रियली बिग बैंग बजट है। इसमें काफी ऐसी चीजें की गई है जिसकी इम्पैक्ट शायद ये साल में नहीं आए, बट ओवरऑल डेफिनेटली आएगी। तो पहला तो जो अपने फंड मैनेजर्स बाहर थे वो अब इंडिया में आके काम कर सकते हैं, ये हम पिछले कई सालों से मांग रहे थे, बट अब जाके ये हुआ है। दूसरी चीज जो मार्केट ने शायद मिस कर दी है वो ये है कि होल्डिंग कंपनी बनने की बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर के लिए। आज तक कभी नहीं सोचा था कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय जाके पीएसयू बैंक का सीईओ या एमडी हो सकता है, अब ये पॉसिबल है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका ने बजट की सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। In terms of any excise, specifically there's nothing for the auto sector, but then again we are not expecting anything because the excise was increased on 1st of January and therefore we will not expect a change to happen in this time frame. So it does not come as a surprise or a setback to the auto sector that excise was not reduced or changed. तो बाजार और कॉर्पोरेट्स को ये बजट पसंद आ रहा है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को ये बजट कैसा लग रहा है? तो कुछ यंग वुमन एंटरप्रेन्योर से हमारी संवाददाता कविता ने बात की, आई आपको सुनाते हैं। विभिन्न एंटरप्रेन्योर का क्या टेक है बजट 2015 से, जानते हैं उन सभी से ही। मेरे साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत महिलाएं हैं। मैं खुश हूँ कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है। जैसे मुद्रा बैंक को 100 करोड़ रुपया देने की बात हुई है, पर उसको हम कितनी इजीली अवेल कर सकते हैं इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आई जस्ट होप कि ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो और हम इसको यूज कर सकें। अब आपकी नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या आप इन्वेस्टमेंट अपनी ओर बढ़ा पाएंगे? क्या आपके पास उतने पैसे हाथ में बचेंगे?
Obviously not, because of this increase in cost of living, we can't invest more in, especially in these women-oriented schemes and all. तो obviously investment मेरा कम ही हो जाएगा. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम एग्जेम्पशन में जो बढ़त है 15,000 से उसको 25,000 कर दिया गया है, ये आपके मुताबिक एक अच्छा फैसला है, अच्छी अनाउंसमेंट है? हाँ, ये तो एक अच्छी अनाउंसमेंट है. प्लस मैं चाहती थी कि स्लैब रेट में कुछ अगर फर्क पड़े, इनकम टैक्स स्लैब रेट वो तो सेम रखी गई है, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेम है. बस एक नई चीज है कि इंफ्रा बॉन्ड्स निकाले गए, बट स्टिल उस पर क्लैरिटी नहीं है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा. तो वी आर लाइक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. योगा को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? या एक्चुअली आफ्टर वेरी लॉन्ग योगा को कुछ रिकग्निशन मिल रही है. एक्चुअली योगा एंशिएंट साइंस इंडिया की है, जिसको इट वाज वेल रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने सोचा इसके लिए, तो इसके कारण मैं बहुत खुश हूँ. तो यहाँ पर अब तक एक मिक्स्ड रिस्पांस हमें देखने को मिला है, लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि विमेन इन्वेस्टर्स को लेकर जो अनाउंसमेंट्स की उम्मीद थी वो नहीं हुई है, और साथ ही हमारे लाइफस्टाइल खर्चे यहाँ पर बढ़ गए हैं. एक आम टैक्स पेयर के नजरिए से अगर मैं देखूँ तो ना ही उनके हाथ में ज्यादा बचत हो रही है और ज्यादा निवेश ना ही वो कर पा रहे हैं. और बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़ी राहत तो नहीं मिली, उल्टे शाम होते होते उसे एक और तगड़ा झटका जरूर लगा. सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया. पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया. पेट्रोल डीजल के दाम में इस महीने ये दूसरी बढ़ोतरी है. ये बढ़ोतरी आज आधी रात से लागू हो जाएगी. इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए 49 पैसे और डीजल की कीमत 49 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी. और सीएनबीसी आवाज ऐसे ही 10 साल से बिजनेस लीडर नहीं है. हमने जो कहा वही बजट में हुआ. आवाज ने बजट बनने से काफी पहले, या यूं कहें कि जबकि बजट बनना शुरू हुआ था, तब वित्त मंत्री को बिग आइडियाज की एक किताब दी थी और उसमें जो सुझाव दिए गए थे उन्हें इस बजट में मान भी लिया गया है. इतना ही नहीं, बजट से पहले हमने कई एक्सक्लूसिव खबरें भी आपको दी, वो भी इस बजट में ऐलान के रूप में सामने आ चुकी हैं. तो कौन से बिग आइडियाज और ऐलान है जो आज निकल कर आए और हमने पहले ही दे दिए थे, वो बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी. नीरज, कौन से वो ऐलान है जो हमने पहले कर दिए थे और आज उन पर मोहर लग गई? जी हाँ, बिल्कुल. सीएनबीसी आवाज ऐसे ही बिजनेस लीडर नहीं, उसने तमाम सारी ऐसी खबरें दी और ऐसे बिग आइडियाज दिए जिसकी वजह से आज बजट में आपको सारे ऐलान देखने को मिले. यानी हमारी बात पूरी तरीके से सरकार के एजेंडे में भी रिफ्लेक्ट होती हुई यही वो पुस्तक है जो बिग आइडियाज के तौर पे हमने बजट बनने से काफी पहले दी थी और जिसमें आइडियाज माने गए. मैं आपको कुछ आइडियाज बता दूं जो माने गए. हमने कहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए और आज उसको सरकार ने उसका ऐलान भी कर दिया है. एफआई और एफडीआई की जो लिमिट होती है उसको मर्ज किया जाना चाहिए और इसका ऐलान भी आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के दौरान किया. 1 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पे पैन जरूरी होगा. हमने अपने बिग आइडियाज में ये बात कही थी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाना चाहिए जिससे ब्लैक मनी पे रोक लगे और उसका भी ऐलान आज हुआ है. गोल्ड के बारे में बहुत बड़ी बात हमने कही थी कि गोल्ड मोनेटाइज किया जाना चाहिए. जो बहुत सारा गोल्ड पड़ा है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आज उसका ऐलान हुआ कि गोल्ड मोनेटाइज होगा, सॉवरेन बॉन्ड आएंगे गोल्ड के और वो आपको बजट में ऐलान देखने को मिला. इसके अलावा हमने रीट्स के बारे में स्पेशल कहा था कि रीट्स पे उसको जो रेंटल इनकम होती है उस पर टैक्स छूट मिलनी चाहिए, साथ ही कैपिटल गेन्स को रैशनलाइज करना चाहिए और ये दोनों ऐलान भी वित्त मंत्री ने आज अपने बजट में किए. तो जो हमने बिग आइडियाज के तौर पे बजट बनने के पहले यह कहा कि बिल्कुल शुरुआत में जब बजट बन रहा था जो आइडियाज दिए थे वो आपको बजट में आज सुनाई पड़े. इसके अलावा हमने कहा था गार 2 साल के लिए कम से कम टाल देना चाहिए और उसका ऐलान भी आपने हूबहू वही सुना जो कहा गया था. तो जो हमारे बिग आइडियाज की पूरी सीरीज थी जिसमें हमने बहुत सारे दिग्गजों को बुलाया था, जिसमें नीलेश शाह थे, टीपी ओस्तवाल थे और इस तरीके के तमाम बड़े लोग थे, अनिल सिंघवी थे, जिन्होंने आपको ये बताया था कि सरकार को इस बजट में क्या करना चाहिए था और वही ऐलान आपको सुनने को मिले. और ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो लोग भी कह रहे हैं जिन्होंने ये आइडियाज दिए थे. एक हाईलाइट जो हमें अच्छा लगा है कि ये गोल्ड बॉन्ड की स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये एग्जैक्टली वो चीज है जो हमने वित्त मंत्री को सैटरडे दिल्ली में दी थी. तो मुझे अच्छा लगा कि वित्त मंत्री ने कम से कम ये पढ़ा तो सही और इम्प्लीमेंट भी कर दिया. ऐसा है, आपने मेहनत करके ये पुस्तक बनाई तो उसका एक एडवांटेज हुआ कि वित्त मंत्री ने स्पेसिफिक बिना भूमिका के कहा कि 30 की जगह 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा. पर ये बढ़ा दिया ना कि अगले 4 सालों में हम
इसको कम करेंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेल टैक्स हटा दिया, हमने सोचा और 2-4-6 टैक्स है वो हटाने हैं, वो भी हटा देंगे, वो नहीं हटे। पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 1, 2, 3 जेब है। एक वेल टैक्स हटा दिया और 2 जेब में ज्यादा पैसा भर लिया, कुल मिलाकर टैक्स ज्यादा हो गए। और छोटी छोटी प्रॉब्लम जो वेतनभोगी कर्मचारियों की है, पर्टिकुलरली लीव ट्रेवल असिस्टेंस, उसमें कोई रिलीफ नहीं दी। और 100 रुपए कुल महीने का भत्ता मिलता है एजुकेशन का बच्चों के लिए एम्प्लॉय को, उसमें भी कोई उनको बेनिफिट नहीं दिया। और लास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज, हर व्यक्ति भारत का जो है उसको 64 सेक्शन के तहत क्लबिंग हो जाती है इनकम, माइनर बच्चे की इनकम क्लबिंग हो जाती है, उसमें रिलीफ नहीं। आपके चैनल सीएनबीसी आवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये आपका सबसे भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल है। बजट 2015 में सीएनबीसी आवाज की कई अहम खबरों पर मोहर लग गई है। हमने आपको बताया था कि रेल रोड इरिगेशन के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड जारी हो सकते हैं। आज वित्त मंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा 1000 रुपए के ऊपर के लेदर शूज पर एक्साइज 12% से घटाकर 6% होने की खबर भी सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने ही ब्रेक की थी। और इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल्स के कंपोनेंट पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने से लेकर स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का इंक्यूबेशन फंड बनाने की खबर तक, इन सभी बड़े अनाउंस के बारे में सीएनबीसी आवाज ने आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी थी। और अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि हम जेटली साहब के बजट को अलग अलग पैमानों पर आकर उन्हें एक इनाम से सम्मानित करने जा रहे हैं। हम सुबह से आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो कॉर्पोरेट मार्केट एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियंस की बातें हमने सुन ली। कैसा रहा ये बजट? क्या वो हवा भरे गुब्बारे की तरह था जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पीला कलर का? कतई नहीं। लॉलीपॉप वाला बजट तो इसको हम कह ही नहीं सकते हैं। काफी सख्ती यहाँ पर जेटली जी ने दिखाई जहाँ जरूरत थी। क्या ये रिंग में उतरकर सबकी बोलती बंद कर दी है? ऐसा बजट था नॉकआउट पंच वाला, उतना भी अच्छा बजट नहीं था, वो भी हम खिताब नहीं दे पाएंगे। तो क्या खिताब देंगे विपिन फाइनली? जी, हम यहाँ पर जेटली साहब को खिताब में देंगे ये केटली, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है। और ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले चाय वाले थे और अब प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ हद तक ये उस इंप्रेशन को अपने साथ में लेके आती है कि इसमें सबका ख्याल रखा गया है। और जाहिर तौर पे हमारे जो दर्शक हैं वो भी चाय पे तो चर्चा जरूर करेंगे। तो जेटली साहब को ये केटली खिताब हम दे रहे हैं। और क्यों हम केटली खिताब दे रहे हैं? क्योंकि जैसे चाय सबको पसंद है और सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिल जाता है, वैसे ही इस केटली में और इस बजट में सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ है ही। और लॉन्ग टर्म भी है, क्योंकि चाय हमेशा फैशन में रहती है। तो ये रहा वित्त मंत्री के लिए सीएनबीसी आवाज की तरफ का केटली खिताब। चलिए, और इस खास बजट बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप हमेशा की तरह बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।